होता है, ठीक है। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है जो उस देश की बैंकिंग और मौद्रिक प्रणाली को नियमित एवं नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है, उसकी स्थापना क्यों की जाती है? क्योंकि उस देश की जो बैंकिंग प्रणाली है और मौद्रिक प्रणाली है, ठीक है, मौद्रिक क्षेत्र है, उसको वो नियंत्रित कर सके। तो ये इसका प्रमुख कार्य होता है केंद्रीय बैंक का। इसलिए प्रत्येक देश में अगर हम देखते हैं तो एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाती है। अमेरिका में अगर हम देखते हैं तो केंद्रीय बैंक का नाम क्या है वहाँ पे? फेडरल रिजर्व बैंक। इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड में जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम है बैंक ऑफ इंग्लैंड। भारत की हम बात करते हैं तो भारत में जो केंद्रीय बैंक का कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब केंद्रीय बैंक जो होता है किसी देश का वो प्रयास करता है कि अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो तेजी से हो, स्थिरता के साथ में हो, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। मतलब अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव की स्थिति है, ठीक है, कभी मंदी की स्थिति आ जाती है, कभी तेजी की स्थिति आ जाती है, जो व्यापार चक्र जिसे हम कह सकते हैं, तो इस प्रकार की जो स्थिति है वो उत्पन्न नहीं हो, अर्थव्यवस्था का स्थायी विकास हो एक तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद में अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार मिले, पूर्ण रोजगार की स्थिति हो, कीमतों में स्थिरता की प्रवृत्ति पाई जाके, विनिमय दर है उनमें स्थिरता रहे, ठीक है। तो ये प्रयास किए जाते हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा। अब देखिए, जब हमको केंद्रीय बैंक को अगर अपन को परिभाषित करना है कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, तो हम यूँ कह सकते हैं कि केंद्रीय बैंक किसी देश का एक शीर्ष संस्था होती है जो उस देश की मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली को नियमित करने का कार्य करती है, नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। केंद्रीय बैंक क्या होता है? जो किसी देश की मौद्रिक प्रणाली और बैंकिंग प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक के कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंक के कार्य। फिर भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि केंद्रीय बैंक जो है उनके कौन कौन से कार्य होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कार्य है करेंसी निर्गमन, ठीक है। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक होता है। वो केंद्रीय बैंक क्या करता है? उस देश की करेंसी, उस देश में जो भी मुद्रा चलन में होती हैं उसको जारी करने का कार्य करता है, ठीक है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो नए नोट जारी करने का जो अधिकार है वो किसके पास में है? केंद्रीय बैंक जो हमारा रिजर्व बैंक है, ठीक है। और नए नोट जारी करने के लिए वो क्या करता है? न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाता है, ठीक है। नए नोट जारी करने के लिए उसे एक न्यूनतम कोष रखना पड़ता है जो भारत के लिए कितना है? 200 करोड़ रुपए का, ठीक है। 200 करोड़ रुपए में हम देखते हैं कि 115 करोड़ का तो क्या होना चाहिए? सोना, गोल्ड, ठीक है, रिजर्व रखना पड़ता है। और बाकी के जो 85 करोड़ हैं उसको विदेशी प्रतिभूतियों के रूप में रखना अनिवार्य होता है, ठीक है। इस न्यूनतम कोष को रखना अनिवार्य होता है नई मुद्रा छापने के लिए। दूसरा कार्य हमारा है केंद्रीय बैंक का कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो बैंकों का बैंक होता है और उसे हम कह सकते हैं नियंत्रण करता है। मतलब अर्थव्यवस्था में जो भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक होते हैं, ठीक है, उनके जो भी कार्य प्रणाली होती है उस कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य करता है केंद्रीय बैंक द्वारा समय समय पर उन बैंकों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उनके बीच में अगर कोई आपसी झगड़ा होता है तो उनको सुलझाने का जो कार्य है, ठीक है, उसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाता है उस देश का केंद्रीय बैंक। तीसरा कार्य हमारा सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार, ठीक है। सरकारी बैंकर, एजेंट एवं सलाहकार मतलब कि सरकार का जो भी धन होता है, जो खजाना होता है वो किसके पास में होता है? केंद्रीय बैंक के पास में होता है। और अगर किसी को भुगतान करना है तो वो भी केंद्रीय बैंक के माध्यम से किया जाता है। इसलिए केंद्रीय बैंक क्या होता है? बैंकर और एजेंट। और समय समय पर सरकार को ये सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के विकास से संबंधित नई नीतियां जो बनाई जाती हैं उन नीति निर्माण में भूमिका निभाता है उस देश का केंद्रीय बैंक। नेक्स्ट हमारा कार्य है अंतरराष्ट्रीय विनिमय बिलों का संरक्षक।
मतलब अर्थव्यवस्था में देश के पास में जो भी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है, विदेशी मुद्रा को उस देश का केंद्रीय बैंक अपने पास में रखता है। और किसी को भुगतान करना होता है तो सरकार की ओर से भुगतान करने का कार्य भी उस देश का केंद्रीय बैंक करता है। और केंद्रीय बैंक प्रयास करता है कि अर्थव्यवस्था में जो विनिमय दर है उसमें स्थिरता बनी रहे। ठीक है, विनिमय दर को स्थिर बनाए रखने के लिए केंद्रीय बैंक के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। इसके लिए वो अवमूल्यन की नीति और अधिमूल्यन की नीति को अपनाता है। अब अवमूल्यन और अधिमूल्यन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हमने अलग से पूरा एक वीडियो बना रखा है। तो इन प्रयासों के माध्यम से वो क्या करता है, जो अंतरराष्ट्रीय विनिमय कोष होता है, ठीक है, उसको अपने पास में रखता है। नेक्स्ट हमारा है अंतिम ऋणदाता। ठीक है, जो केंद्रीय बैंक होता है उसका क्या कार्य होता है, विभिन्न व्यावसायिक बैंकों को वो लाइसेंस देता है। अब उन व्यावसायिक बैंकों को कभी अगर ऋण की आवश्यकता होती है बाजार में से, अगर उनको कहीं से भी प्राप्त नहीं होता है तो अंतिम रूप से वो उस केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उनके पास में जो भी प्रतिभूतियां होती हैं व्यापारिक बैंकों के पास में, सरकारी प्रतिभूतियां, उनको गिरवी रख लेता है केंद्रीय बैंक के पास में और फिर ऋण प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मतलब संकट के समय जब व्यापारिक बैंकों को ऋण की आवश्यकता होती है तो वो केंद्रीय बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए केंद्रीय बैंक को क्या कहा जाता है, अंतिम ऋणदाता। नेक्स्ट हमारा कार्य है केंद्रीय बैंक का केंद्रीय समाशोधन। मतलब विभिन्न जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उन सभी के खाते कहाँ पे होते हैं, केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इन व्यापारिक बैंकों में अगर कोई आपसी लेन देन होता है तो उस आपसी लेन देन को केंद्रीय बैंक के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इस कार्य को क्या कहा जाता है, केंद्रीय समाशोधन। ठीक है, और अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर कोई राशि स्थानांतरित करनी है तो वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, इसलिए केंद्रीय बैंक केंद्रीय समाशोधन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट जो इसका महत्वपूर्ण कार्य हुआ है साख का नियमन एवं नियंत्रण। अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की मात्रा है उसको नियंत्रित करने का कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, मतलब मुद्रा की मात्रा अगर ज्यादा हो गई है तो उसको कम करना, और अगर कम हो गई है तो उसको बढ़ाना, मतलब उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए कार्य करता है केंद्रीय बैंक। ठीक है, और इसके लिए वो क्या करता है, मौद्रिक नीति को अपनाता है। चाहे मुद्रास्फीति की स्थिति है या मंदी की स्थिति है तो उसमें स्थिरता बनाए रखें। ठीक है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसी कार्य को कि इसी कार्य को वो किस तरीके से पूरा करता है। ठीक है, जो साख का नियमन एवं नियंत्रण है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साख नियंत्रण के उपाय। ठीक है, हम कह रहे थे जैसे भी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को वो नियंत्रित करने का कार्य करता है। मतलब मुद्रा की मात्रा को कम ज्यादा करना, उसमें बैलेंस बनाना, संतुलित बनाए रखने के लिए प्रयास करता है। ठीक है, और उस नीति को क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति कहा जाता है। तो केंद्रीय बैंक किस प्रकार से साख को नियंत्रित करता है, ठीक है, उसके हम उपाय पढ़ेंगे, या साख नियंत्रण के कौन कौन से उपकरण होते हैं। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं मात्रात्मक, ठीक है, परिमाणात्मक, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव, और दूसरे होते हैं गुणात्मक क्वालिटेटिव। मात्रात्मक जो होते हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। ठीक है, जबकि गुणात्मक में क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है। तो सबसे पहले हम मात्रात्मक तत्व में पढ़ते हैं बैंक दर। ठीक है, अब देखिए बैंक दर क्या होती है, वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। कौन से ऋण, दीर्घकालीन। ठीक है, बैंक दर किसे कहा जाता है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है। किस समय के लिए, दीर्घकालीन समय के लिए। ठीक है, बैंक दर का संबंध किससे होता है, दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं केंद्रीय बैंक द्वारा, किसको, व्यापारिक बैंकों को। ठीक है, और जिस भी दर पे उपलब्ध कराएगा उस दर को हम क्या कहते हैं, बैंक दर। अब देखिए बैंक दर के द्वारा वो किस प्रकार से साख को नियंत्रित करता है अर्थव्यवस्था में। जब केंद्रीय बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, मुद्रा का संकुचन अगर उसको करना हो तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, बैंक दर को बढ़ा देगा। ठीक है, और बैंक दर बढ़ाने से क्या होगा, व्यापारिक बैंक जो केंद्रीय बैंक से उधार ले रहे हैं वो उधार लेना महंगा हो जाएगा।
तो ऐसी स्थिति में अप्रत्यक्ष रूप से वो मुद्रा की मांग कम करेंगे, ठीक है, कम उधार लेंगे, और कम उधार लेंगे तो उनके पास में जो तरलता है वो कम रहेगी। तो ऐसी स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ब्याज की दर बढ़ने से अर्थव्यवस्था में ऋणों की मांग क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और जब केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना चाहता है, ठीक है, तो साख का विस्तार करने के लिए क्या करेगा, वो बैंक दर में कमी कर देता है, और बैंक दर में कमी कर देगा तो व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से जो ऋण ले रहे हैं वो ऋण उनके लिए सस्ता पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में वो भी लोगों को सस्ता उपलब्ध कराएंगे, तो बैंक दर घटने से ब्याज दर भी क्या होगी, घट जाती है, और जब ब्याज दर घटते हैं तो लोगों के द्वारा ऋणों की मांग क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, जो केंद्रीय बैंक है वो बैंक दर का प्रयोग करके साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है, ठीक है। दूसरा हमारा उपाय वो है खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि देश का जो केंद्रीय बैंक होता है वो व्यापारिक बैंकों को जो सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, ठीक है, उससे संबंधित है। मतलब खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है खुले बाजार के अंतर्गत, ठीक है। जब केंद्रीय बैंक चाहता है अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा कम हो जाए, ठीक है, अर्थव्यवस्था में जैसे मुद्रास्फीति की स्थिति है, महंगाई की स्थिति है, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति है या जिसे हम कह सकते हैं मुद्रास्फीति, तो जब महंगाई या मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेगा, मतलब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम करनी है, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, इन सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचेगा, विक्रय करेगा, ठीक है, जिसे व्यापारिक बैंक खरीदेंगे, और व्यापारिक बैंक खरीदेंगे तो व्यापारिक बैंकों को पैसा देना पड़ेगा, किसको, केंद्रीय बैंक के पास, केंद्रीय बैंक को देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि व्यापारिक बैंकों के पास में जो जमा है वो कम बचेगी, तो इसी स्थिति में वो ऋण भी क्या देंगे, कम, तो अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन हो जाएगा। और दूसरा, यदि केंद्रीय बैंक चाहता है अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को बढ़ाना, तो साख की मात्रा बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो जो प्रतिभूतियां हैं उनको खरीद लेगा, व्यापारिक बैंकों से वापस खरीद लेगा। अगर व्यापारिक बैंकों से वो खरीदेगा तो क्या होगा, व्यापारिक बैंकों को पैसा देना पड़ेगा, और व्यापारिक बैंकों के पास में तरलता अगर बढ़ जाती है तो इस स्थिति में वो क्या करेंगे, लोगों को ऋण ज्यादा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो खुले बाजार की क्रियाओं का प्रयोग करके मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा हमारा है CRR एवं SLR। CRR कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात, और SLR होता है हमारा वैधानिक तरलता अनुपात। अब देखिए, इन दोनों उपकरणों का प्रयोग करके भी साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि CRR क्या होता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है, व्यापारिक बैंकों के पास में जो भी लोगों की कुल जमाएं होती हैं, चाहे वो मांग जमाएं हैं या ऋण जमाएं, ठीक है, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, NDTL। ये जो कुल जमाएं होती हैं उसका एक निश्चित भाग क्या करना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है। व्यापारिक बैंकों के पास में जो कुल जमाएं होती हैं उसका एक निश्चित भाग केंद्रीय बैंक के पास में रखना पड़ता है, जो होता है CRR, ठीक है। CRR क्या होता है, बैंकों के पास में जो कुल जमाएं हैं उसका एक निश्चित भाग उनको केंद्रीय बैंक के पास में रखना है, उसको हम कहते हैं CRR। और जो कुल जमा होती हैं उसका एक नकद भाग स्वयं के पास में रखना पड़ता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है SLR, ठीक है। दोनों आगे समझ में, दोनों अनुपात क्या होते हैं, CRR व्यापारिक बैंकों का जो जमा है, कुल जमा है, उसका एक निश्चित अनुपात किसके पास में रखना पड़ता है, केंद्रीय बैंक के पास में, ठीक है। माना कि जैसे वर्तमान समय में अभी ये 4% है, और SLR जो है वो है 19.5 19.5% है जैसे। इसका मतलब क्या हो गया कि 100 रुपये अगर जमा कराए हैं तो उसका 4 रुपये 100 रुपये में से किसके पास जमा कराना पड़ेगा, केंद्रीय बैंक के पास में, ठीक है। और 19.5 जो है वो किसके पास में जमा कराना पड़ेगा, मतलब स्वयं के पास में नकद रूप में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना हो गया, ये 23.5,
इसका मतलब 100 रुपये में से 23.5 रुपीज़ तो उनको क्या रखना है, नकद रूप में रखना है, ठीक है। और बाकी का जो बचा हुआ है, ठीक है, बाकी का बचा हुआ कितना है 76.5, उसको वो क्या कर सकता है, उधार दे सकता है, ठीक है। अब इस अनुपात को वो कम ज़्यादा करके भी क्या कर सकता है, साख की मात्रा पर नियंत्रित कर सकता है। अब देखिए केंद्रीय बैंक को अगर लगता है कि अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना है, ठीक है, अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है और साख का विस्तार करना है, तो साख का विस्तार करने के लिए वो क्या करेगा, SLR और CRR दोनों में क्या करेगा, कमी कर देगा, ठीक है। दोनों में कमी करने का मतलब क्या हो गया कि अब केंद्रीय बैंक के पास में जो नकद जमा कराना है या व्यापारी बैंकों को अपने पास में जो नकद रखना है, वो अगर अनुपात कम होगा, मतलब अपने पास में अगर वो कम रखेंगे तो ज़्यादा उधार दे सकते हैं, तो अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार हो जाएगा। दूसरा, यदि केंद्रीय बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में कमी करनी है, साख का संकुचन करना है, तो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा में कमी करने के लिए वो SLR और CRR को क्या करेगा, बढ़ा देगा। ध्यान रखिए यहाँ पे, ठीक है, SLR CRR को बढ़ा देगा, इसका मतलब क्या हो गया, अपने पास में नकद रूप में ज़्यादा रखेगा, और जब अपने पास में उसको नकद रूप में ज़्यादा रखना है तो उधार वो कम दे पाएगा, और उधार कम दिया है इसका मतलब साख की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो CRR और SLR का प्रयोग कर सकता है। फिर दूसरे उपाय वो हैं गुणात्मक उपाय, ठीक है, जिसका संबंध किससे होता है, किसी क्षेत्र विशेष में साख की मात्रा को सीमित करना। तो इनको हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे। फर्स्ट हमारा है चयनात्मक साख नियंत्रण, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो विभिन्न कार्यों के लिए ऋण दिया जा रहा है किसी क्षेत्र विशेष के लिए, तो उस ऋणों की जांच जो नियंत्रित किया जाता है, फिर ऋण की सीमा जो है उसको परिवर्तन किया जा सकता है, और विलासिता वस्तुओं के लिए जो ऋण दिया जा रहा है उसकी किस्तों में वो परिवर्तन करके भी साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा हमारा है साख की राशनिंग है। साख की राशनिंग का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो ऋण दिया जा रहा है उसकी अधिकतम मात्रा निश्चित कर देता है, ठीक है। अधिक विभिन्न कार्यों के लिए जो ऋण दिया जा रहा है, जैसे उद्योगों या व्यवसायों के लिए जो भी ऋण दिया जाता है उसकी एक मात्रा निश्चित कर देता है, और उसी के अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। नेक्स्ट हमारा होता है नैतिक दबाव, कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो सारे बैंकों का बैंक होता है, तो ऐसी स्थिति में वो सभी बैंकों से अनुरोध कर सकता है कि वो अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रचार। तो जो केंद्रीय बैंक है वो विज्ञापन का प्रयोग करके भी मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास कर सकता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के सामने जो भी चुनौतियाँ होती है तो उनको वो अपनी पत्र पत्रिकाएं या जो जर्नल होते हैं, बुलेटिन होते हैं, उनको प्रकाशित करके भी प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है, मतलब मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए। और एक होता है इसका प्रत्यक्ष कार्रवाई, ठीक है, इसकी जरूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन जब व्यापारिक बैंक अगर उसका दिशा निर्देश का पालन अगर नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो प्रत्यक्ष रूप से कोई कठोर कार्रवाई कर सकता है, ठीक है, उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया, इस तरीके से वो कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है, मतलब भारत के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो जो केंद्रीय बैंक है उसका कार्य किसके द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि रिजर्व बैंक क्या है, उसकी स्थापना कब हुई थी, उसके क्या क्या कार्य हैं, और वो किस प्रकार से साख को नियंत्रित करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में जो केंद्रीय बैंक का कार्य वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना कब हुई थी भारत में, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसका जो कार्यालय वो कहाँ पे था, कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसको कहाँ पे हस्तांतरित कर दिया गया था, मुंबई में, ठीक है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये एक निजी क्षेत्र का बैंक हुआ करता था, ठीक है। फिर इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो कब किया गया था, 1949 में, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब निजी क्षेत्र का जो बैंक था उसे सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है, सरकारी बैंक बन गया कहने का मतलब। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, ठीक है। और उसका जो कार्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में।
अब देखिए इसके हम केंद्रीय निदेशक बोर्ड की अगर बात करते हैं, ठीक है, कि इसकी जो कार्यप्रणाली करते हैं कौन करता है, तो सर्वप्रथम इसमें एक गवर्नर होता है, ठीक है, और उसके अंडर में 4 उप गवर्नर होते हैं, ठीक है, 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं तो 4 उप गवर्नर होते हैं। फिर उसके अंडर में एक कार्यपालक निदेशक होते हैं। फिर उसके बाद में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक होता है, उसके अंडर में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक होता है। फिर उसके बाद में मुख्य महाप्रबंधक होता है, फिर महाप्रबंधक होता है, फिर उसके बाद में उप महाप्रबंधक होता है, फिर उसका सहायक महाप्रबंधक होता है, फिर एक प्रबंधक होता है, फिर उसके बाद में वापिस सहायक प्रबंधक होते हैं, और फिर उन सब का एक सहायक स्टाफ होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से केंद्रीय निदेशक बोर्ड होता है, और इनकी जो नियुक्ति है वो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम है उसके अनुसार की जाती है, ठीक है। बोर्ड का जो गठन है वो प्रत्येक 4 वर्ष के लिए होता है। इसमें जो सरकारी निदेशक होते हैं वो पूर्णकालिक अवधि के लिए होते हैं। एक गवर्नर होता है और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। और गैर सरकारी निदेशक की हम बात करते हैं तो इसमें सरकार द्वारा नामित 10 निदेशक होते हैं अलग अलग क्षेत्रों के। 2 सरकारी अधिकारी होते हैं, 4 निदेशक होते हैं, ठीक है। इसके 4 स्थानीय बोर्ड हैं तो चारों के निदेशक होते हैं। तो इस तरीके से इसका ये बोर्ड होता है। अब हम देखते हैं रिजर्व बैंक के कार्य, ठीक है। रिजर्व बैंक कौन कौन से कार्य करता है, तो सबसे पहला रिजर्व बैंक का क्या कार्य है, नए नोट का निर्गमन, ठीक है। अर्थव्यवस्था में जो नई करेंसी है भारत के संदर्भ में, जैसे नोट हैं, ठीक है, कागजी नोट है, तो उनको जारी करने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा, ठीक है। इसलिए रिजर्व बैंक का प्रमुख कार्य क्या हो गया, नए नोट का निर्गमन। दूसरा कार्य है मौद्रिक प्राधिकारी, मतलब अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीति है वो कौन जारी करता है भारत में, रिजर्व बैंक, ठीक है, आरबीआई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मौद्रिक प्राधिकारी, मौद्रिक नीति को ये जारी करता है। तीसरा हमारा है वित्तीय प्रणाली का नियमन, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था में जो हमारी वित्तीय प्रणाली है, जो बैंकिंग सिस्टम है, तो बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित दिशा निर्देश देने का जो कार्य है वो कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। फिर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करता है, ठीक है, विदेशी मुद्रा जो होती हैं, ठीक है, उनको प्रबंधन करने का जो कार्य है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक करता है। फिर उसके बाद में रिजर्व बैंक जो है वो विकासात्मक भूमिका भी निभाता है, मतलब अर्थव्यवस्था में विकास हेतु जो नई नई नीतियां बनाई जाती हैं, ठीक है, उनके लिए सलाह देने का कार्य है। विकास हेतु सरकार को ये मार्गदर्शन देता है, ठीक है, ताकि अर्थव्यवस्था में जो वित्तीय संस्था है उनकी मजबूती बनी रहे। फिर उसके बाद में जैसा हम अन्य कार्य देखते हैं तो सरकार का बैंकर, ठीक है, सरकार का जो धन होता है, ठीक है, वो किसके, उसका जो खजाना है वो किसके पास में होता है, रिजर्व बैंक के पास में होता है। फिर रिजर्व बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, ठीक है, सारे बैंकों को जैसे लाइसेंस देने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, ठीक है। जब उनको आवश्यकता पड़ती है तो उस समय ये ऋण भी उपलब्ध कराता है, अंतिम ऋणदाता का भी कार्य करता है, और फिर देश के आर्थिक विकास से संबंधित ये सूचनाओं का प्रकाशन करता है, ठीक है। इसके लिए वार्षिक बुलेटिन है, जैसे त्रैमासिक पत्रिका हो सकती है, मासिक प्रकाशन है, ठीक है, उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था की जो भी आर्थिक स्थिति है उसके संदर्भ में ये आंकड़े उपलब्ध कराता है। अब हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति, ठीक है, जो आरबीआई है उसकी मौद्रिक नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। मतलब अर्थव्यवस्था में साख और मुद्रा की मात्रा पर जो नियंत्रण किया जाता है उसी नीति को क्या कहा जाता है, मौद्रिक नीति, ठीक है। और मौद्रिक नीति के लिए जो रिजर्व बैंक के किन किन उपकरणों का प्रयोग करता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा है रेपो दर। अब देखिए रेपो दर क्या होती है, रेपो दर एक तरह से क्या है, ब्याज की दर है, ठीक है। मतलब रिजर्व बैंक जो है वो किसको उधार देता है, व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, ठीक है। मतलब लोगों को ही उधार नहीं देता, किसको उधार देता है, व्यापारिक बैंकों को, या केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनको उधार देता है, ठीक है। और अल्पकालीन ऋण जिस दर पे भी उपलब्ध कराएगा उस दर को क्या कहा जाता है, रेपो दर, ठीक है। जैसे मैंने एक अलग वीडियो बनाया उसमें बताया था, बैंक दर क्या होती है, दीर्घकालीन ऋण पर जो ब्याज दर उसको कहा जाता है बैंक दर। और रेपो दर क्या होती है, अल्पकालीन समय के लिए जो ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है रिजर्व बैंक द्वारा व्यापारिक बैंकों को, उस दर को कहा जाता है रेपो दर। अब
जो रिजर्व बैंक है इस रेपो दर में परिवर्तन करके अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को नियंत्रित कर सकता है। जब रिजर्व बैंक चाहता है अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना, ठीक है, रिजर्व बैंक क्या चाहता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख का विस्तार हो, तो ऐसी स्थिति में वो रेपो दर क्या कर देगा, कम, ठीक है, और रेपो दर में कमी हो जाएगी तो ब्याज दर भी क्या होगी, कम, और ऐसी स्थिति में मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था में ज्यादा आ जाएगी। और जब रिजर्व बैंक चाहता है अर्थव्यवस्था में साख का संकुचन करना, तो साख को संकुचित करने के लिए वो रेपो दर को बढ़ा देगा। मतलब व्यापारिक बैंक जो रिजर्व बैंक से उधार ले रहे हैं वो उधार लेना उनका महंगा हो जाएगा, ठीक है, तो वो कम उधार लेंगे तो लोगों को भी वो कम दे पाएंगे, ठीक है, और उनके पास में जब तरलता कम होगी तो ब्याज की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो साख का संकुचन करने के लिए वो क्या करेगा, रेपो दर को बढ़ा देता है। दूसरा हमारा है रिवर्स रेपो दर, ठीक है। अब देखिए रिवर्स रेपो दर क्या होती है कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं उनमें लोग क्या करते हैं, पैसा जमा कराते हैं, ठीक है, लेकिन जब पैसा जमा कराते हैं तो कभी कभी क्या होता है, इन व्यापारिक बैंकों के पास में जो तरलता है वो बढ़ जाती है, ठीक है, नकद पैसा जो होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करते हैं, जो पैसा अतिरिक्त उनके पास में रह गया है उसे वो रिजर्व बैंक के पास में जमा करा देते हैं, ठीक है, और बदले में रिजर्व बैंक इनको जिस दर से ब्याज देता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। मतलब रिवर्स रेपो दर क्या है, व्यापारिक बैंकों का जो पैसा रिजर्व बैंक के पास में जमा है और रिजर्व बैंक उनको जो ब्याज देता है उस जमाओं पर, ठीक है, अल्पकालीन जमाओं पर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो दर, ठीक है। अब देखो रिवर्स रेपो दर को अगर वो बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ठीक है। अगर रिजर्व बैंक चाहता है कि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा बढ़े तो साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो दर को घटा देगा, ठीक है। रिवर्स रेपो दर को घटाने का मतलब क्या हो गया कि व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास में जो पैसा जमा करा रहे हैं उस पर कम ब्याज मिल रहा है, ठीक है, रिवर्स रेपो दर अगर कम कर देता है तो कम ब्याज मिल रहा है तो बैंक क्या करेंगे, वहां पे जमा नहीं कराएंगे, तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारा है नकद कोषानुपात, CRR, ठीक है। CRR क्या होता है कि जो भी पैसा व्यापारिक बैंकों के पास में जमा होता है उसका एक निश्चित अनुपात रिजर्व बैंक के पास में रखना पड़ता है, ठीक है, और उस अनुपात को हम क्या बोलते हैं, CRR, ठीक है। जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना है तो CRR को घटा दिया जाएगा, और जब साख का संकुचन करना है तो CRR को बढ़ा देगा, ठीक है। इसके बारे में हमने जो केंद्रीय बैंक वाले में पढ़ा था सेम वही चीजें यहाँ पे भी। और वैधानिक तरलता अनुपात ये भी हमने पढ़ा था जैसे केंद्रीय बैंक के बारे में, ठीक है, यहाँ पे केवल हमारा रिजर्व बैंक के बारे में है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है, ऐसे ला कि जो भी व्यापारिक बैंकों के पास में कुल जमाएं हैं उसका एक निश्चित अनुपात उन्हें अपने पास में नकद रूप में रखना पड़ता है जिसको कहते हैं SLR। और जब अर्थव्यवस्था में साख का विस्तार करना है तो SLR को कम कर दिया जाएगा और साख का संकुचन करने के लिए SLR को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मौद्रिक नीति है रिजर्व बैंक की। अब देखो हम देखते हैं थोड़ा सा कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक दोनों में हम तुलना करते हैं। तो व्यापारिक बैंक जो होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना होता है, ठीक है, जबकि जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या कार्य करता है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा और साख की मात्रा को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो दोनों की हम तुलना कर रहे हैं। दूसरा हमारा है कि व्यापारिक बैंक क्या करता है, व्युत्पन्न जमाओं के माध्यम से साख का निर्माण करता है, जबकि केंद्रीय बैंक कैसे करता है, नए नोट जारी करके। तीसरा हमारा है तो व्यापारिक बैंक जो होता है वो लोगों को उधार देता है, ठीक है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन समय के लिए, जबकि केंद्रीय बैंक जो होता है वो लोगों को उधार नहीं देता, वो किसको देता है, सरकार को देता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या फिर बैंकों को उधार देता है, ठीक है। तो ये तीसरी तुलना हो गई है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कि जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं, जबकि केंद्रीय बैंक लोगों से प्रत्यक्ष रूप से कोई लेन देन नहीं करता है। फिर व्यापारी बैंक जो होता है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा जो भी मौद्रिक नीति जारी की जाती है उसको वो अपनाता है, उसका वो अनुसरण करता है, ठीक है। मतलब व्यापारी बैंक जो होता है वो मौद्रिक नीति को नहीं